तो इस वीडियो से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने करना क्या है, ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अरेंज करना भी थोड़ा सा दिमाग लगा के पड़ता है। ठीक है, कि कौन सा कंसेप्ट पहले कराएं, कौन सा कंसेप्ट कब कितनी डेप्थ में कराएं, बाद में उसको फुल डेप्थ में कराएं, कौन से क्वेश्चंस को पहले कराएं, कौन से क्वेश्चंस को बाद में कराएं, कैसे कराएं, क्लास में ही करा दें या एक्सरसाइज में कराएं, कैसे कराएं। ठीक है, तो वो जितनी भी टेंशन है, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस लेवल के क्वेश्चन कब लेने हैं, बिकॉज मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, और सिर्फ सिखाना नहीं, एक इंटरेस्ट पैदा करके सिखाना। अगर आप यहाँ पर सीखने आए हो तो आपको मजे भी आएंगे। कौन से मजे, नाचने गाने वाले मजे नहीं, वो मजे जो सीखने में आते हैं। ठीक है, आपको मजे भी आएंगे, मतलब जो सीख कर मजा मिलता है वो भी मिलेगा, और एग्जाम भी आपका क्लियर होएगा। तो कंसेप्ट का लेवल, क्वेश्चन का लेवल, कंसेप्ट का ऑर्डर, क्वेश्चन का ऑर्डर, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी तलवार, अपना पेन अपने पास रखो, अपनी नोटबुक अपने पास रखो, और पहली बार में आपने मोटे मोटे नोट्स बनाने हैं। जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा लिखने में ध्यान नहीं देना है। नोट्स जब आप बनाओ तो पॉइंट्स मोटे मोटे आप लिख लेना बस। ठीक है, ज्योमेट्री को पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा, बिकॉज वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि इनको देखने का बेस्ट तरीका क्या है, मैंने क्या ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई हैं। देखो, किसी भी एक चैप्टर को एक बार देखकर आप कंप्लीटली उसे नहीं सीख पाओगे, चाहे ज्योमेट्री हो या कोई और टॉपिक हो जो आपको आसान लगता हो, एक बार में उसको पूर्णतः आप नहीं सीख सकते, सीधी बात है। कोई भी बेसिक सी चीज हो, उसको अच्छे से सीखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको रिपीट करना पड़ता है। अपना ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप इसको एक बार मत देखना, मेरे किसी भी जो भी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं उसको एक बार मत देखना। उसको इस नजरिए से बनाया गया है कि जब उसको बार बार देखेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आपकी होती रहेगी। इन चीजों को ऐसे ध्यान में रखकर बनाया गया है कि उनका ज्यादा फ्रूट आपके सामने आता रहेगा। तो पहली बार मोटे मोटे से नोट्स बनाना ज्योमेट्री के, ठीक है, लेकिन मेनली फोकस करना अपनी रफ नोटबुक पर और कंसेप्ट को सीखने पर, नोट करने के बजाय सीखने पर, लेकिन मोटे मोटे नोट्स बना लेना। दूसरी बार अपने फुल फ्लेज नोट्स बना लेना। ठीक है, तो इसको जब आप रिपीट करोगे और बहुत सारी नई चीजें आप सीख रहे होगे जब सेम चीजों को रिपीट करोगे तो स्टार्ट करें। पूरी टेंशन त्याग कर, जो भी मैं करवाऊंगा पूरे निस्वार्थ भाव से करवाऊंगा, ऐसे मानकर। ठीक है, तो चलो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं कि भाई कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर यूज होते हैं। बेसिक टर्म्स, लाइंस एंड एंगल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि रेखाएं एवं कोण, और बेसिक सी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट यानी कि ये ठीक है, आपको दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, लाल लाल। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। तो पॉइंट ज्योमेट्री की सबसे छोटी फिगर है, सबसे छोटी फिगर है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है कि ये तो आपको दिख रहा है, इसको मैं बहुत ही छोटा बनाता तो ही पॉइंट होता। तो छोटी से छोटी जो आकृति है, जिसकी ना तो लेंथ है ना ब्रेड्थ है, आप बोलोगे सर कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, ऐसे तो एटम की भी लेंथ होती है। पॉइंट की डेफिनेशन ये है ज्योमेट्री के अंदर कि पॉइंट एक ऐसी फिगर है, ना इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रेड्थ है, ना इसकी हाइट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये बिल्कुल छोटी से छोटी चीज है, बिल्कुल छोटी तुच्छ सी चीज है। ठीक है, वैसे इसकी इंपॉर्टेंस तुच्छ नहीं है, ये इसी से सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, तो इसको आप बोल सकते हो डायमेंशन लेस, यानी कि विमाहीन। इसकी कोई भी विमा नहीं है। ठीक है भाई, विमा नहीं है, मान ली बात। अब आप एक पॉइंट के बाद एक और पॉइंट बना दो, फिर एक और पॉइंट बना दो, एक और एक और एक और एक और एक और, ऐसे जब आप पॉइंट बना दोगे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगी? आपके सामने आ जाएगी एक लाइन। यानी कि यहाँ पर जो डायमेंशंस थी वो जीरो थी, एक भी डायमेंशन नहीं थी, एक भी विमा नहीं थी, विमाहीन था। विमाहीन से हम विमा के अंदर आ गए, यानी कि डायमेंशन लेस से हम डायमेंशन में आ गए। अपने पास एक डायमेंशन हो गई, यानी कि लेंथ आ गई चीज की। तो जब आप जीरो डायमेंशन से एक डायमेंशन में आओगे तो इस पॉइंट को रिपीट कर करके आप लाइन बना लोगे, उसको हम बोलते हैं रेखा। रेखा कितने डायमेंशन में होती है? एक डायमेंशन में, लाइन। ठीक है, ये लाइन है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनी है। देन अगर मैं बहुत
सारी लाइंस को मिला दूं, अब ये लाइन को आप किससे कंपेयर करोगे? लाइन को आप कंपेयर करोगे, मान लो मैंने अपने हाथ में ये पकड़ रखा है, ये पेन, क्या दिख रहा है? मेरी दाढ़ी के आगे दिखेगा, यहाँ पे तो व्हाइट हो जाता है। तो ये जो पेन पकड़ रखा है, ये मान लो इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, तो सिर्फ एक डायमेंशन हो गई है बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर। तो एक स्टिक, एक डंडा हो गया एक लाइन। जब एक डंडे के ऊपर दूसरा डंडा, दूसरे डंडे के ऊपर तीसरा डंडा, ये आप देखो, जब आप बहुत सारी लाइंस को मिला दोगे, ऐसे चिपका कर मिला दोगे, तो पहले सिर्फ इसकी लेंथ थी, अब इसकी ब्रेड्थ भी हो जाएगी। तो ये 2 डायमेंशन में हम आ गए। तो जब बहुत सारी लाइंस को हम मिला देंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? प्लेन, यानी कि समतल। ठीक है, समतल क्या होएगा? मैंने आपको वो तो दिखा दी, 1 डायमेंशन। ये कोई भी पेपर आप उठा लो, इसकी 2 डायमेंशन है, एक तो इसकी लेंथ है, ठीक है, एक इसकी ब्रेड्थ है, लेकिन इसकी मोटाई नहीं है। ऐसे मान लो कि इसकी मोटाई नहीं है, पॉइंट की कोई हाइट नहीं थी ना, इसकी मोटाई नहीं है, इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन है। अब इसी पेपर के ऊपर एक और पेपर रखो, एक और पेपर रखो, एक और पेपर रखो, तो क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। वो हम मेंसुरेशन 3D में करेंगे डिटेल में, तो हम 3 डायमेंशन में आ जाएंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को रिपीट कर करके जो डायमेंशंस हैं वो बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो समतल मैंने आपको उसके अंदर भी दिखाया, अलजेब्रा के अंदर भी। ठीक है, देन लाइन कई तरह की होती है भाई। अब मैं आपको लाइन के प्रकार बता देता हूं। ये एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं रेखा। ठीक है, इसको आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो, इसको आप कितनी भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन की ये प्रॉपर्टी है दोनों डायरेक्शन में। अगर मैं एक तरफ से इसको कैंची से काट दूं ऐसे, इसकी इस तरफ बढ़ने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अब ये सिर्फ एक ही तरफ बढ़ सकती है। किरण, जैसे सूरज की किरण ऐसे एक तरफ जाती है, यहां अगर यहां पर लट्टू है तो यहां से उसी तरफ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो किरण सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है। इस तरफ से हमने बढ़ने की प्रॉपर्टी इसकी काट दी कैंची से, अब ये इस तरफ नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो उसको हम किरण बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, काट कर हमने उसका एक छोटा सा सेगमेंट, एक टुकड़ा रख लिया। रेखा खंड, किसी रेखा का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा खंड है। मान लो ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर की है, तो लाइन सेगमेंट किसी भी तरफ हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ जो है वो फिक्स होती है। लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, आपने डायग्राम्स के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो कई तरह की लाइंस है। लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, किरण सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी एंगल। अगर हम एक फिक्स तरीके से 2 रेज को मिला दें तो हमें मिलता है जी एंगल। एंगल कैसे बनता है? एंगल लाइन से, रेखा से नहीं बनता, लाइन सेगमेंट से नहीं बनता, उनसे भी वैसे बनेगा, लेकिन जनरली एंगल की डेफिनेशन क्या है मैथ्स के हिसाब से वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज 2 रेखाखंड भी तो एक एंगल पर हो ही सकते हैं। एंगल की डेफिनेशन मैथ्स के हिसाब से क्या है कि 2 किरण जब आप ऐसे मिलाते हो, ये एक किरण है और ये एक किरण है, इनके बीच में ये जो गैप है इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच के इस गैप को हम मेजर कैसे करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं, कई तरीके हैं, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेडियंट में, कैसे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली हम डिग्री में मेजर करते हैं कि भाई 30 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एक एंगल कैसे बनता है? एक एंगल बनता है 2 रेज को मिलाने से। ठीक है, जब दोनों रेज का ना बढ़ने वाला पॉइंट यहां पर एक तरफ हो, और इस एंगल, इस कोण की ये जो लाइनें हैं, ये जो रेज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आर्म्स, यानी कि भुजा। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी जा सकता हूं, जितना पूरा एनसीईआरटी में बताया है डिटेल में हर एक चीज प्रूफ करके, लेकिन हम क्या करेंगे, लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है बैलेंस। ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में, ना बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से, बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बैलेंस किसको मेंटेन करना होता है? वो बैलेंस मेंटेन करना होता है टीचर को, पढ़ाई के मामले में। तो वो मैं मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, हर एक चीज आप बस मजे लो, मेहनत करो इन चीजों पर। तो इन दोनों को बोलते हैं एंगल की आर्म्स, यानी कि एंगल की कोण की भुजाएं। ठीक है, अब एंगल कई तरीके के होते हैं भाई। ये जो 2 किरण हैं इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर इन दोनों किरण को मैं ऐसे भी मिला सकता हूं, यहां पर मैं कितने भी डिग्री कर सकता हूं, या फिर इन दोनों किरण को मैं
ऐसे भी मिला सकता हूं दोनों रेज को, दोनों किरणों को। तो अब हम एंगल के प्रकार पढ़ते हैं और वहीं से अपना मेन क्वेश्चन आने का सिलसिला स्टार्ट होएगा, जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो भाई मैं आपको अलग अलग एंगल के प्रकार बताता हूं। सबसे पहले होता है जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं एंगल को ऐसे बनाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ डिग्री का तो होएगा। मान लो ये 20 डिग्री का है, तो मैंने किया क्या, इस रे के ऊपर एक रे बनाई है, इसको इनके बीच में ऐसे गैप क्रिएट कर दिया मैंने, दो रेज के बीच में। लेकिन अगर मैं ऐसा एंगल बना दूं, एक रे है और दूसरी रे यहां पर मैंने कम खोली, देखो इसके कंपैरिजन में मैंने कम खोली। अगर मैं ऐसा काम करूं कि दूसरी रे को मैं खोलूं ही ना, उसके ऊपर ही रख दूं, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं वैसा सिलसिला कर दूं, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? यहां पर काफी कम है, लेकिन यहां पर कितने का गैप है? यहां पर गैप है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं शून्य कोण, यानी कि जीरो एंगल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर ये एक रे है और इसके ऊपर जो बनी हुई रे है, ऐसे मैं एंगल बनाऊं तो दिस इज जीरो कोण। नेक्स्ट देखो, दैट इज एक्यूट एंगल। अगर मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल बनाऊं, अगर मैं ऐसा यहां से लेकर इनके बीच में कोई भी एंगल बनाऊं, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। चाहे वो 20 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, कितने भी डिग्री का हो। क्लियर है? कोई भी अगर मैं ऐसा एंगल बनाऊं, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, अगर मैं इसी कोण को, दूसरी रे को मैं यहां तक बना दूं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं दोस्त राइट एंगल, यानी कि समकोण। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात। देन नेक्स्ट अपने पास कौन सा कोण है? दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, जीरो, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एक्यूट है, यानी कि न्यून कोण। यहां पर क्या आएगा? राइट एंगल। एग्जैक्टली इसके बीच में एक्यूट चल रहा है, और यहां से लेकर यहां तक क्या आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। अगर आप 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाते हैं ये, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब ये ऐसे पूरी लाइन सीधी हो जाती है, पूरी लाइन दोनों रेज ऐसे एग्जैक्टली सीधी हो जाएंगी ऐसे, तो यहां पर ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी हो गई, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने समझना है मैं क्या बोल रहा हूं, और बस इनके नाम फिर याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं एंगल को 180 डिग्री से बड़ा बना दूं, अब आप बोलोगे सर 180 डिग्री से बड़ा कैसे बनाओगे? ऐसे बनाऊंगा दोस्त, ये देखो, यहां से मैं इस रे को खोलते हुए इतना खोल दूंगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत या फिर बृहत। बृहत यानी कि बाहर वाला, रिफ्लेक्स यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन, इसके ऑपोजिट साइड, ऐसे आप सोच सकते हैं इसको, रिफ्लेक्स को। बृहत तो बाहर वाला होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, देखो अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि एंगल एओबी कैसा एंगल है, एक्यूट ऑब्ट्यूस किस टाइप का एंगल है, एंगल एओबी अगर मैंने बोला है तो ये हमेशा एक्यूट एंगल है, जैसा ये यहां पर दिख रहा है, ये वाला एंगल एक्यूट है। अगर ये पूछूंगा तो ये ऑब्ट्यूस है ना, आप बताओगे, तो ये एक एक्यूट एंगल है। लेकिन फिर आप बोलोगे सर आप जब एओबी बोलोगे तो हमें कैसे पता चलेगा बाहर वाला बोला है अंदर वाला? तो जब एग्जामिनर बाहर वाला बोलता है ना, तो वो इस वर्ड को यूज करेगा, ऐसे यूज करेगा, रिफ्लेक्स एंगल, या फिर यहां पर एंगल का साइन यूज कर लेगा, रिफ्लेक्स एंगल एओबी। तो यानी कि उसका मतलब है ये वाला एंगल, या फिर बृहत कोण एओबी, यानी कि बाहर वाला वो यूज कर रहा है। तो अगर 180 डिग्री से बड़ा हो एंगल, लेकिन 270 डिग्री से नहीं, इससे भी बड़ा हो लेकिन 360 तक हो, इन सब का एक ही नाम है 360 तक, ये क्या होएगा? ये होएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है दोस्त, अब आप बोलोगे सर ठीक है, अगर ये जो रे है ये पूरा चक्कर काट के ऐसे फिर से इसी में आकर मिल गई, तो मैं ये बोलूंगा भैया पूरा चक्कर काट लिया, कंप्लीट चक्कर काट लिया, तो उसको हम बोलेंगे दोस्त कंप्लीट एंगल, बोले तो पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। ठीक है, पूरा चक्कर अगर काट लिया तो ये कोण कितने डिग्री का है? ये अगर मैं ऐसे निशान बनाऊं तो ये कोण मेरे दोस्त 360 डिग्री का है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री का।
क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी बात थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं थी। इन चीजों को आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जिन चीजों को हम यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली इनको यूज करेंगे। वो जो टर्मिनोलॉजी थी उनको हम क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में, एक दूसरे को समझाने में ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाओं में कोण। ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक एल मान लो, एक एम मान लो, रेखा एल और रेखा एम। ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, ये वैसे ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं में से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, यानी कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तो यहां पर कुछ एंगल्स क्रिएट, पैरेलल ना हो तो भी एंगल क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर ये पैरेलल होंगी तो वो एंगल्स कुछ रूल फॉलो करते हैं। वो रूल आपने ध्यान रखने, वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यूज होंगे क्वेश्चंस को सोल्व करते। अब देखो जरा, तो भाई जब भी दो लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो कई एंगल वहां पर क्रिएट होते हैं। जैसे एंगल एक, ठीक है, ये वाला एंगल, मैं इनका नाम दे रहा हूं, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, 6, 7, 8। कई एंगल क्रिएट होते हैं जब भी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल लाइन हैं, जो भी एंगल इनके बीच में है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल फंस गए, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अंतः कोण है ये, इंटीरियर, अंदर है। जो बाहर वाले एंगल्स हैं, इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, दोनों लाइंस के बाहर वाले, ये हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाह्य कोण, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले कोण। ठीक है, अब क्लियर है, ये बातें समझ गए? अब मैं आपको एक और एंगल से मिलवाता हूं, उनका नाम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो इनको संगत कोण क्यों बोलते हैं, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, अपने पास कितनी लाइनें हैं? अपने पास दो लाइनें हैं, ठीक है, लाइन एल पैरेलल लाइन है और लाइन एम। तो ऐसे कुछ एंगल हैं जो कोरस्पॉन्डिंग सिचुएशंस के अंदर हैं, जो सेम सिचुएशन, सेम हालात के अंदर हैं, जो एक जैसी संगत में बैठे हैं। कैसे? मेरे को ऐसे कोण का नाम बताओ, ऐसे कोणों का, ऐसे एंगल्स का नाम बताओ जो दोनों लाइनों के ऊपर हो। देखो, एंगल नंबर 2 इस लाइन के ऊपर है, एंगल नंबर 3 इस लाइन के नीचे है, एंगल नंबर 1 ऊपर है, एंगल नंबर 4 नीचे है। तो ऐसे कोण बताओ जो दोनों लाइनों के ऊपर हो और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे हो। दोनों लाइनों के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो आप बोलोगे अच्छा, दोनों के ऊपर तो 1, 2, 5, 6 ये एंगल ऊपर ही है सारे, बाकी तो नीचे हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट साइड में तो एंगल 2 और एंगल 6 एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में है कि नहीं? दोनों ऊपर हैं, दोनों राइट साइड में है, ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में है, बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो अगर यहां से कोई लाइन काटेगी तो ये जितने डिग्री यहां पर बनेगा, यहां पर भी उतने डिग्री बनेगा। आपको फील हो रहा है कि नहीं? फील होना जरूरी है, फील हो रहा है कि नहीं? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसे एंगल बनाया तो यहां से जितने डिग्री उठेगा ये यहां से भी उतनी डिग्री उठेगा। तो ऐसे एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग सिचुएशंस में हैं, जो एक जैसी सिचुएशन में है, एक जैसी संगति में है, उनको बोलते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एंगल हैं यहां पर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ए बाबा, बताइए जरा, बताओ भाई। एंगल 1 इज इक्वल टू किस एंगल के बराबर है? एंगल 1 एंगल 5। सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, ये बराबर तो पता नहीं किस किस के होगा। एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 ट्रांसवर्सल के नीचे, ट्रांसवर्सल के नीचे एंगल 7 और राइट साइड पर 3 और 7। अब तो आपको फील हो रहा होगा, एंगल 4 और एंगल 8। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये एंगल्स हैं दोस्त कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। तो लिख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ब्रैकेट में लिख लो एंगल्स इन द सेम सिचुएशन, दैट्स इट। और डायग्राम बना लो पास में, ये एंगल्स लिख लो, ठीक है।
तो भाई नेक्स्ट एंगल आपके सामने है ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण। तो देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एज यूजुअल, ये अपनी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। अब की बार हमने देखने हैं ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि जो इसके ऑल्टरनेट साइड पर हों, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट साइड पर हों। और मैंने आपको पहले ये बताया था इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो एक बार देख लें उनका नामकरण करके। मेरे को जल्दी से ये बताओ इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल हैं 3, 4, 5, 6 इनके बीच वाले। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं 1, 2, 7, 8 जो कि पैरेलल लाइन के बाहर हैं, बाह्य कोण, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल हैं जो कि इसके ऑल्टरनेट साइड पर हैं, एक एंगल इस साइड हो एक एंगल इस साइड हो। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये कौन कौन से एंगल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्टरनेट भी हो यानी कि ट्रांसवर्सल के एक दूसरी साइड हो एक दूसरी साइड हो और दोनों इंटीरियर भी हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसा किनको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं एंगल 3 और एंगल 5 को। एंगल 3 और 5 एक इसके उस साइड है एक इसके उस साइड है, एक उस वाली लाइन के साथ। ऐसे तो आप बोलोगे सर 6 और 5 भी एक उस साइड और दोनों इंटीरियर है ना। एक उस वाली लाइन के पास है एक इस वाली लाइन के पास है ना, 3 उसके पास 5 इसके पास, एक उस साइड है एक इस साइड है, दोनों इंटीरियर। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 5 तो ये यहां पर बना रहे हैं क्या, जेड। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 अब दूसरी वाली लाइन वाला और एंगल 8 एक इसके उस साइड है एक इसके इस साइड है। एंगल 2 कोण 2 बराबर है कोण 8 मेरे दोस्त, कोण 1 बराबर है कोण 7। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एकांतर एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण ये बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंगल्स ऑन द सेम साइड, इससे पहले हमने कौन से किए, एंगल्स ऑन ऑल्टरनेट साइड। अब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, वो पहले ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पर थे, तिर्यक रेखा के एक दूसरे साइड पर थे। फिर से एंगल्स का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, समझ गए। एंगल्स ऑन द सेम साइड जो कि इंटीरियर हैं तो ये होते हैं, समझ गए, दोनों कंडीशन मैं बोल रहा हूं। सेम साइड पर एंगल हो तो 1, 4, 5, 8 सारे सेम साइड पर हैं एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, लेकिन दोनों इंटीरियर चाहिए मुझे, दोनों इंटीरियर हो और दोनों सेम साइड पर हो तो 4 और 5। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक तरफ हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं दोस्त सप्लीमेंट्री, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं उनका सम जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। जिन भी दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा अगर नहीं बताया तो। और अब दूसरे एंगल की जोड़ी जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 बराबर है एंगल 6 बराबर है 180 डिग्री। बहुत अच्छे। अब एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के तिर्यक रेखा के बाहर, तिर्यक रेखा के सेम साइड हो और इन दोनों के बाहर हो तो कौन कौन से एंगल हैं, कौन कौन से एंगल हैं, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 7। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज आपको फील होनी चाहिए, फील कि अरे हाँ इनका सम तो लग रहा है 180, ठीक है। इतना ब्रेन हम लेकर पैदा होते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हम फील कर पाए ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाएगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट यहां पर कोने में आ गया है, का आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण, ठीक है। ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो,
देन नेक्स्ट, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं समपूरक कोण। ऐसे दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होएगा, ठीक है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 60। इसके साथ जो मिलकर 90 बना ले। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा? 150। इसका संपूरक कोण है 150। तो आप कैसे याद रखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है? इंग्लिश वालों के लिए एक ट्रिक बताता हूं। सी पहले आता है अल्फाबेट में, एस बाद में आता है एबीसीडी के अंदर, तो 90 पहले आता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी पहले आता है, 90 पहले आता है गिनती में भी, एस बाद में आता है, ठीक है। या फिर सी से आप बोल सकते हो कॉर्नर, कोने में तो 90 डिग्री बनता है ना, आपके अपने घर के कोने में देखो। एस से आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री, है ना, यही 180 डिग्री ही बनाता दोस्त। अब हिंदी वाले कैसे याद रख सकते हैं? हिंदी वाले याद रख सकते हैं दोस्त, जहां पर पूरक है, पूरक छोटा है, संपूरक बड़ा है, तो पूरक बोले तो छोटी वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, जो दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाए। संपूरक बोले तो बड़ी वैल्यू, जो दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कोटि पूरक भी है, तो उसने दो नाम रख दिए, तो हम क्या करें? बताओ हम क्या करें? ठीक है, अब आप याद रख लोगे संपूरक, ये दोनों मिले हुए हैं ना, आपस में मिले हुए हैं। ऐसे सम और पूरक तो अलग होंगे नहीं, मैं जो है आधा है, तो संपूरक, ठीक है। और ये पूरक और कोटि पूरक ये छोटे वाले हैं, ठीक है। देन कुछ और बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते क्या हैं? देखो, अगर मैं दो लाइनों को ऐसे ड्रॉ कर दूं दोस्त, दो स्ट्रेट लाइनों को ऐसे इंटरसेक्ट करवा दूं, अब एक एंगल का मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज और बतानी है मैंने आपको, कि ये तो होती है एंगल की आर्म्स, ये तो होती है एंगल की भुजाएं, ये होता है एंगल का वर्टेक्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त शीर्ष। तो यहां पर ऐसे एंगल मैंने देखने हैं जिनके शीर्ष अभिमुख हों, जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, वर्टिकली ऑपोजिट, जिनके वर्टिसेस ऑपोजिट हों। तो एक तो एंगल हो गया AOB, इसका वर्टिसेस यहां पर है। एक एंगल है COD, तो एक एंगल ऐसे इसका वर्टेक्स है, एक एंगल ऐसे है इसका वर्टेक्स है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट। एक ने इधर मुंह फाड़ रखा है, एक ने उधर मुंह फाड़ रखा है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ऐसे कोण जिनके शीर्ष अभिमुख हो, एक का शीर्ष इस तरफ ऐसे है, एक का शीर्ष इस तरफ ऐसे है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल POD। ठीक है भाई, बेसिक सी बात है, इसको लिख लो। फिर अभी अगले पॉइंट पर चलता हूं, मैं मिटा देता हूं, मैं सुनता नहीं हूं किसी की, क्या करें वैसे ही हम क्या करें। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि ये जो कोण बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं, सरल कोण, रिजु कोण इसको बोलते हैं, 180 डिग्री का बनेगा। तो इसको चाहे आप दो हिस्सों में तोड़ लो, आप ऐसे बोल लो एंगल 1 और एंगल 2, दोनों का सम तो 180 ही रहेगा। भैया जब आपने 1 किलो के केक को काट दिया दो टुकड़ों में, तो मिलाकर तो 1 किलो ही रहेगा ना। ये पूरा एंगल 180 डिग्री था, इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, या फिर दिल करे तो 3 टुकड़ों में तोड़ दो। इन तीनों का सम क्या होगा? एंगल 1, 2 और 3, इनका सम भी 180 रहेगा। 1 किलो के केक को चाहे 3 टुकड़ों में काट लो, वो ओरिजिनली था 1 किलो का, तो सारे टुकड़े मिलाकर 1 किलो ही रहेंगे, चाहे उसको 1000 टुकड़ों में काट लो। तो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, किसी सीधी रेखा के ऊपर अगर एंगल्स बने, चाहे 2 बने, 3 बने, 10 बने, उन सबका सम जो है वो 180 डिग्री होएगा। नाक में पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ वही चीज हिंदी में। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं मेरे दोस्त। ऐसा ना हो ना कि आपके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में वो चीज यूज हो जाए और आपको ना पता चले। लीनियर पेयर बोलते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर बने एंगल को सिर्फ दो हिस्सों में बांट रखा हो,
पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, रैखिक युग्म। अगर सिर्फ दो हिस्सों में उसको बांट रखा है तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों लीनियर पेयर है? 3 एंगल में या 4 एंगल में अगर आप बांटोगे तो वो पेयर नहीं बनता, वो ज्यादा एंगल हो जाते हैं। तो लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनता है। ऐसे लीनियर पेयर नहीं बोल सकते कि ये लो सर ये लीनियर पेयर है, भाई ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर लाइन के ऊपर बना पेयर एंगल का, रैखिक एक रेखा के ऊपर बना। ठीक है, अब अगला करते हैं सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। जैसे एक लाइन के ऊपर बने एंगल का सम 180 डिग्री है, एक लाइन के ऊपर बने हुए कितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। ऐसे ही एक पॉइंट के चारों तरफ, देखो ये तो सिर्फ आधा खेल है, इसके नीचे आधा खेल बचा हुआ है 180 डिग्री 180 डिग्री, पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होती है, उसको आप कितने ही हिस्सों में बांट दो, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगर आप इसको चाहे 4 हिस्सों में बांट दो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, क्लियर है? एक बिंदु के बाहर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। नेक्स्ट, हम इन चीजों को यूज करेंगे इक्वेशंस करने में। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये मैं आपको एक बार बता दूं, ये चीजें मैं आगे प्रूव करूंगा। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसके अंदर। अभी जस्ट ये आप क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे, तो सिर्फ एक बार देख लो। अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, अभी सिर्फ सुन लो और इस चीज को मान लो, आगे हम प्रूव कर लेंगे। अगर अपने पास एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों कोणों का योग यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है। अभी आप मेरी बात को मान लो, अपनी ऐसी ही दादागिरी है, आपको माननी पड़ेगी। आगे प्रूव कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, हर एक चीज का ये बताऊंगा, जो भी बात आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगी, जो बताने के रिलेवेंट होगी, उतनी डेप्थ में हम इजीली जाएंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही जाएंगे। जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होगी और जो आपको चीजें समझाने में मदद करेगी वो हर काम में करूंगा। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, अगर एक साइड को आप बढ़ा देते हो, तो वहां पर ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है ये इसके साथ वाले एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण, बाहर वाला कोण, इसके साथ वाले कोण को छोड़कर जो बाकी दो कोण बच गई है इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। इंटीरियर ऑपोजिट क्यों बोलते हैं? कि इसके पास वाले इंटीरियर एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर? यही चीज मैंने अभी आपको बताई, त्रिभुज का बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें समझ गए। अब मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास दो लाइनें हैं और इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, और अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो सारी ट्रू हैं। यानी कि तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम 180 डिग्री होएगा, चाहे वो दोनों इंटीरियर हो या दोनों एक्सटीरियर हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी लागू होती हैं। अगर लाइन पैरेलल हैं तो जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, तो प्रॉपर्टीज फॉलो, जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए वो फॉलो होंगे, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास दो लाइनें हैं, मैंने आपको ये नहीं बताया ये पैरेलल है, मैंने सिर्फ ये बताया कि ये वाला एंगल जो एंगल 1 है और ये वाला एंगल जो एंगल 2 है, ये दोनों बराबर हैं। तो आप क्या देखोगे, दो लाइनें हैं, मुझे पता नहीं पैरेलल है कि नहीं,
और इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर लाइनें पैरेलल हुई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। ये दोनों ट्रू हैं। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हो गए, जो जेड की फिगर बनाते हैं, अगर लाइनें पैरेलल हुई तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंत अभिमुख कोण बराबर हो गए तो लाइनें पैरेलल है, उसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, तो भाई अब आपके सामने बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे इनका लेवल बनाऊंगा। और मेरा मेन काम ये नहीं है कि आपके सामने आया क्वेश्चन इतने करवाऊंगा कि हाथ जोड़ लोगे आप ठीक है, और एग्जामिनर, अगर आप मेरी बात मानोगे तो एग्जामिनर आपके सामने हाथ जोड़ लेगा, और सारे रिलेवेंट होंगे, आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए होंगे। तो मेरा मेन काम आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाना नहीं है कि ये लो कर दिया ना, मेरा मेन काम है आपको सिखाना। तो मैं धीरे धीरे सीडी आपको चढ़ाऊंगा, एक एक पग में आपको चढ़ाऊंगा। तो मैं अपने आप धीरे धीरे लेवल को जहां तक लेकर जाऊंगा, बस आप पीछे चलते रहिएगा, मेरे अनुयायी बनते रहिएगा इस मामले में। ठीक है, देखो अब हर एक क्वेश्चन को आपने करना है। मैं आपको इतनी समझ दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को खुद कर पाएंगे, इतनी समझ मैं दूंगा कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपको मेरे से समझना पड़ेगा, अगर आप ठीक दिमाग लगाएंगे, उसके ऊपर सही समय व्यतीत करेंगे तो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके, जब तक ना निकले, चाहे 5 मिनट लग जाए। एग्जाम में 45 सेकंड में करना है, अरे पहले चलना तो सीखो, फिर रेस में भागेंगे। ठीक है, तो कितना भी टाइम लग जाए, पॉज करके मेरे से पहले करना है आपने। अगर ना निकले देन फिर देख लेना सोल्यूशन, हम हाजिर हैं आपके पास। ठीक है, देखो तो कोशिश करो भाई एक बार। तो देखो यहाँ पर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने हैं उनका सम क्या होता है, चाहे कितने भी एंगल बने हो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो उनमें से एक एंगल अगर 105 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 75 डिग्री। तो 3x की वैल्यू 75 है तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 25 है तो 25 दूनी 50, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जी हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर जितने भी एंगल बने हैं उन सब का सम 180 हमने बताया आपको। तो 90 यहाँ पर हो गया, 50 यहाँ पर हो गया, 90 और 50 140, 180 होना चाहिए था, तो y की वैल्यू आ गई जी 40 डिग्री। यही हमने निकालना था, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फाइंड एंगल COD। तो AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और उम्मीद करता हूं अब मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे पहले मेरे बताने से पहले। ठीक है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बने हैं सबका सम जो है वो 180 है। तो सारे एंगल्स को जोड़ते हैं, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y। अच्छा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री है। दो अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उन्होंने हमसे कौन सा एंगल पूछा है, COD। उसने ये एंगल पूछा है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है x प्लस वाई, यानी कि आंसर इज 90 डिग्री। बिल्कुल बेसिक सी बात है। बताओ भाई, फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड। तो देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताना भूल गया तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, PQ इज पैरेलल टू PC। तभी हम सारा काम कर पाएंगे ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो PQ जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कौन से हुए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर दोनों इंटीरियर एंगल हैं तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री संपूरक कोण होते हैं। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये होएगा 270 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन अब मेरी बात सुनो, अगर ये 60 डिग्री है, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये जेड फिगर बन रही है कि नहीं, ये 60 है तो ये भी 60 होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये 60 है तो ये भी 60 होएगा। अब मेरे भाई अगर ये 110 है ऐसे, तो ये पूरा भी 110 होएगा, या तो ऐसे मान लो अगर ये 110 है, ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा, हाँ ये दिख रहा है, ये 110 है तो ये भी 110 होएगा, तो ये 110 है तो ये पूरा 110 होएगा, ये 60 है तो ये 50 होएगा। ठीक है, अब उसने आपसे जो भी पूछा है वो आप बता दो, दिक्कत ही क्या है। x प्लस वाई यानी कि 60 प्लस 50 110 माइनस z यानी कि 110 माइनस 70 यानी कि 40 डिग्री इसका आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू। फाइंड एक्स, एंगल एक्स हमने निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एक्स इसके बराबर होएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, एंगल एक्स। ठीक है भाई, ये एंगल एक्स डिग्री है। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल 34 होएगा। तो अब तो आप इजीली बता सकते हो एक्स की वैल्यू। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इनका सम होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, 70 और 30 100 और 12 112। ठीक है, ये दोनों मिलाकर 112 डिग्री है, 180 में से 112 घटाओगे तो 68 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहां पर मैं वीडियो के अंदर टाइम नहीं ले रहा, सीधा सीधा सोल्व कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज आप पॉज कर सकते हो। जब से डिजिटल एजुकेशन का जमाना आया है, टीचर्स स्टूडेंट्स की उंगलियों पर नाच रहे हैं। क्या जमाना, घोर कलयुग आ गया है। जब चाह रहा है स्टूडेंट टीचर को रोक रहे हैं, जब चाह रहा है उससे बार बार चीजें रिपीट करवा रहे हैं, और तो और टीचर से डबल स्पीड पर भी बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है बीच में पॉज जरूर करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसका एक नुकसान भी हुआ है, स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट ही नहीं करते हैं, सीधा मूवी की तरह वीडियो का एंजॉय करते रहते हैं। क्या, अरे टीचर ही सोल्व कर देगा। खुद थोड़ा सा जोर लगाते हैं, पूरा जोर नहीं लगाएंगे, पूरे दिमाग, क्योंकि सामने टीचर है बताने के लिए, तो पूरा जोर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो बटन दबा देंगे, टीचर बोलेगा बेचारा। तो ये नुकसान भी इसका हो रहा है, बाकी फायदे तो कई हैं यूज करने वाले के लिए। ठीक है, तो देखो भाई क्या क्या उसने बताया है, ए बी पैरेलल टू डी सी, डी ई पैरेलल टू बी एफ। ठीक है भाई, ये पैरेलल है। तो अब हमने एंगल एक्स बताना है, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो आ जाएगा। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होएगा। कैसे, जेड बनावत है भैया, पैरेलल लाइंस जेड बना रही हैं, ये इसके पैरेलल है ऐसे। ठीक है, ये जेड आप देख लो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 40 है, ये 40 है, और फिर से यहां पर जेड बन रहा है, ये जो एंगल है पूरा ये इसके इक्वल होएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा। ठीक है, तो ये है जी 105, तो ये भी हो जाएगा 105। ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फाइंड एक्स, बहुत अच्छे। तो भाई यहां पर आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं हिंट दे दूं, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लाल रंग से कंस्ट्रक्शन में मजा नहीं आएगा काले के ऊपर, है ना, और मजा दिलाना अनिवार्य है। ये लो, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, ये लाइन और ये लाइनें पैरेलल हो गई। अब देखो, अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ऑलरेडी 25 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। सिंपल सी बात है। ये यहाँ पर क्या बनी है, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनी है ऐसे, ये 25 है, ये 100 है, ये एंगल 100 है, तो ये 100 क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के अंदर साइड एक्सटेंड करने के बाद आया है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, 125 डिग्री।
ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। जी एच पैरेलल टू के एल, ठीक है। फाइंड एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं हिंट दे देता हूं। ठीक जगह पर कंस्ट्रक्शन करोगे तो बड़ा जल्दी उत्तर आपके सामने होगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और इनके साइन ऐसे सेम करने होते हैं हमें। एग्जाम में हालांकि ये साइन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना याद रख सको कि दिख भी रही है ये इसके पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है। देखो, अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 120। मैंने क्या बताया था? ये दो लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली। अगर ये वाला एंगल 60 है, एक्सटीरियर है, ये भी उधर एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सम 180, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सम 180। या तो आप ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 60 क्यों होगा? बिकॉज ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण। इन दोनों का सम 180 है तो वो 120। लेकिन डायरेक्टली आप देख पाने के लायक होने चाहिए। ये मत बोलना सर ये इंटीरियर है इन दो के बीच में। नहीं भैया, इन दोनों के लिए तो ये एक्सटीरियर और ये एक्सटीरियर है ना, इन दोनों लाइनों के लिए। तो ये 120, ये 60, ठीक है। अगर ये 120 है तो x की वैल्यू सिर्फ इतने x की वैल्यू 120 हो जाएगी, इतने हिस्से की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। अब x के नीचे वाले हिस्से की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्त, अगर ये 25 है तो यही 25 होएगा। z बन रहा है कि नहीं बन रहा? पैरेलल लाइंस का z 25 25, ऑल्टरनेट इंटीरियर अंतः अभिमुख कोण। 120 और 125 पूरे x की वैल्यू हो जाएगी 145। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया, जब भी आपके सामने ऐसे m बने है, या फिर ऐसे w बने, या इस m को कैसे भी घुमा दें वो, ठीक है। तो मैं आपको ये सिचुएशन करवाता हूं एक बार। देखो, आपने करना क्या है, एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए थी क्या, कि ए बी इज पैरेलल टू ई डी, तभी इक्वेशन सोल्व होएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों के पैरेलल मैंने एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर z बन रहा है कि नहीं? तो ये जो हिस्सा है इस एंगल का, ये 67 डिग्री के बराबर होएगा, और ये 23 है तो ये भी 23 होएगा। यहां पर भी z बन रहा है। ये 67 तो ये भी 67, 67 67 है। ये 23 तो ये भी 23, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया? पूरा एंगल बराबर हो गया 67 23, यानी कि 90 डिग्री के। तो जब भी ऐसे आपको m मिले, अब ये रटने की बात नहीं है, मैंने आपके सामने बताया है, थोड़ा सा मैं आपके माइंड में घुसा रहा हूं, बार बार इसको यूज करेंगे, अपने आप आपको याद रहेगा ये, ठीक है। तो जब भी ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि इन दोनों के सम के बराबर होएगा बीच वाला पूरा एंगल, क्लियर? इन दोनों के सम के बराबर ये जो m की चोटी वाला एंगल है ना, ये ऊपर, इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल है, क्लियर है? इसको अभी हम आगे यूज करेंगे। ये क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। बताओ, एक्चुअल क्वेश्चन है CDS 2010 का, अगर आप देख पा रहे हैं। इन द फिगर अबव, अबव नहीं है बिलो है, ए बी इज पैरेलल टू एल एम, तो ए बी जो है वो एल एम के पैरेलल है। व्हाट इज द एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए किसके बराबर है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ये फिगर है तो ये वाला जो एंगल है, ये मत बोलना ये वाला इन दोनों के सम के बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये इसके और इसके सम के बराबर है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, ठीक है। कैसे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, टीचर का दिल नहीं मानता है, क्या करें?
जब तक हम स्टूडेंट से ये ना निकलवा लें सर जी बकस दो हमें, जाने दो हमें, छोड़ दो हमें, माफ कर दो, तब तक दिल नहीं मानता है समझा समझा के। तो ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होएगा। जेड की फिगर ये सी है तो ये वाला भी सी होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड की फिगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसीलिए मान्यवर प्रूव होता है कि इन दोनों कोणों के सम के बराबर ये कोण होता है। ठीक है, तो अब तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे, देखते ही आपको ये पता चल गया कि ये बी प्लस सी है। अब हमें ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक एंगल के चारों तरफ सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? 360 में से अगर ये घटा दोगे 360 माइनस बी माइनस सी, ये इसका आंसर है। 360 को अगर आप रेडियन में लिखोगे तो 2 पाई लिखते हैं, कैसे आपको बताया जाएगा? ट्रिगो के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे सारे राज। बताओ, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। 3 straight lines x, y and z are parallel and the angles are as shown in the figure। ठीक है, ये सारी लाइनें पैरेलल हैं। एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू वट? एंगल ए एफ बी कौन सा है भाई? एंगल ए एफ बी ये वाला एंगल हमने बताना है। चलो देखते हैं भाई क्या क्या गिवन है। ठीक है, देखो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जी हाँ, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मान गए। अब ये एंगल 125 है, ये 80 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ जरा एक बार? 45 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है दोस्त, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होएगा ये एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है, तो 125 में से 80 घटाओ 45 मिलेगा, तो ये एंगल 45 के बराबर है। और अगर ये एंगल 45 के बराबर है, ध्यान से देखो मैं साथ में हिंट भी दे रहा हूं, पूरा सोल्व नहीं कर रहा, तो ये एंगल किसके बराबर होएगा? जेड और जीब्रा, जेड, तो ये पूरा एंगल 45 के बराबर होएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःभिमुख कोण। ठीक है, तो ये पूरा 45 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ क्या होएगा? 15, और ये यही 15 डिग्री वाला पूछा है, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ अभी। The angles x degree, a degree, c degree and pi minus b degree are indicated in the figure given below. Which one of the following is correct? तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो चलो भाई देखते हैं। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होएगा? ये वाला, अगर ये पाई माइनस बी है तो ये वाला एंगल होएगा जी बी के बराबर। ठीक है भाई, अब अगर इन सारे एंगल्स को मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा बेसिकली, ताकि मैं इनके बीच में रिलेशन निकाल पाऊं, तो अगर ये एंगल ए है ये एंगल बी है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये ए है ये बी है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ए प्लस बी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं बोलोगे तो भी सच्चाई तो यही है कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, तो आपको बोलना पड़ेगा, मजबूर है आप भी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब ये देखो, ये फिर से एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों एंगल्स के लिए, हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलोगे जी बिल्कुल हो गया, देख लो यहीं पे बना लेते हैं इसे, लहराती हुई ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों एंगल्स के लिए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहां से हमें ऐसी कुछ रिलेशन मिल रही है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स को यूज किया बस मैंने। और कई तरीकों से इसको कर सकते हैं, जहां पर भी एक्सटीरियर एंगल हम यूज करेंगे वहां पर हम एक स्टेप बढ़ाकर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, क्योंकि वो वहीं से प्रूव हुआ है। और आगे इन चीजों को हम प्रूव करेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो भाई आपके सामने मैं एक और फिगर पेश करूंगा अभी, देखो। आपने कभी वो किया है, निशाना मारा है, एक बोर्ड आता है उसके ऊपर मारने के लिए वो आते हैं ऐसे बुल्स आई के अंदर मारने वाले, तो वो कैसे दिखते हैं? एटलीस्ट थ्योरेटिकली वो कैसे दिखते हैं? ये मतलब ऐसे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डार्ट।
डार्ट जो बुलसाई में मारते हैं ना, ऐसे टक 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 जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इस फिगर को मैं उठाना चाह रहा हूँ, इस डार्ट की। या फिर ये बोल दो ऐसे भी होते हैं मारने के लिए डायरेक्टली, जो भी है डजंट मैटर है। तो अपने लिए मैटर करता है कि भैया कंसेप्ट क्या है। मैं आपको नाम याद करवा रहा हूँ। ये जो फिगर है, इस फिगर को डार्ट बोलते हैं। डार्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इसका कंसेप्ट ये होता है इस फिगर के अंदर कि इन तीनों एंगल्स का समझो, तीनों अंदर एंगल हैं बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और बहुत इजी है, सिर्फ एक स्टेप की कमी है, आप इजीली इसको प्रूव कर लोगे। कैसे, देखो जरा। और मैं ये बोलता हूं कि प्रूव करो, मेरे बताने से पहले प्रूव करो। देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया भैया। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ए प्लस बी के बराबर हो गया ये एंगल ए प्लस बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये फिर से एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों के लिए, ट्रायंगल सी डी ई के अंदर। तो ये किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। यही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब ये डार्ट अगर आपके सामने आए, बिकॉज ये एग्जाम्स में कई बार आया है, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो इसके बराबर है। मैं आपको देखो, ज्योमेट्री में रटवाने के लिए पता है कितनी चीजें हैं कि हमसे पहले सैकड़ों साइंटिस्ट आए पूरी जिंदगी। उनमें से कई लोगों ने फिजिक्स के ऊपर लगाई, कई लोगों ने मैथ्स के ऊपर, कई लोगों ने दोनों के ऊपर, कई लोगों ने तीन चीजों के ऊपर, और वो जिंदगी भर मैथ्स के बहुत सारे रूल बनाकर चले गए। लेकिन हमें नहीं पढ़ना उस मैथ के सारे रूल। भैया इतने लोगों ने अपनी जिंदगी लगाई है, तो आप एक जिंदगी में इतनी जिंदगियों का काम थोड़ी पढ़ सकते हो। तो हमें काम काम की चीजें पढ़नी है, अपने एग्जाम से रिलेवेंट चीजें पढ़नी है। अगर आपने फालतू चीजें पढ़नी है तो अपने पर्सनल टाइम में पढ़ो, मेरे से मत पढ़ो। तो मैं आपको सिर्फ काम काम की बातें रटवाऊंगा। रटवाने को बहुत सारी बातें हैं, और कई बातें पक्की रटवाऊंगा, कई बातें कच्ची रटवाऊंगा, थोड़ी थोड़ी उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा सिर्फ आप उतना करोगे, आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जिनके अंदर जिनका ऐसा मैथ्स है जो आप पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। तो कोई भी कंसेप्ट अगर आपको लगे कि सर आपने वो कंसेप्ट, अगर आपको बाय द वे लगे, वैसे लगेगा नहीं कि वो कंसेप्ट छोड़ दिया, तो समझ लेना या तो मैं वो बाद में करवाऊंगा। अभी अगर आपको लगे कि एक और चीज बतानी थी, या फिर उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा, या फिर वो बताने लायक नहीं है, रटवाने लायक नहीं है, उसको जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। करो। तो CHSL का क्वेश्चन है 2019 का। इफ इन द गिवन फिगर एंगल ACB प्लस एंगल BAC, एंगल ACB यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के बराबर ये वाला एंगल होता है, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक ट्रायंगल बन रही है ABC, इसका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल तो 80 हो गया, ठीक है। यही उसने डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश की है। एंगल BDE 35 है, BDP ने वाला एंगल 35 डिग्री है, एंगल BCE 45 है। तो अभी अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि इन तीनों एंगल्स का सम इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या है, 40 और 30 70, 150 और 160 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात। इन तीनों एंगल्स का सम इसके बराबर होगा, बिकॉज ये एक डार्ट बन रही है, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम क्लियर। बताओ। In the adjoining figure, angle BAD, angle BAD is equal to A. Angle ABC, angle ABAS is equal to B. Angle BCD, angle BASAD is equal to C. कैसे कैसे नाम रखें, ठीक है। एंगल ADC, एंगल ADC is equal to D, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, एंगल ABC की वैल्यू निकालनी है, ABC। इसका इसने वैसे भी नाम दे रखा है, चलो जो भी है। हमने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ACD। तो हमने अभी अभी तो किया, क्या किया कि इसका इसका और इसका सम इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी दिस माइनस दिस प्लस दिस, यानी कि C माइनस A प्लस D।
भैया इन तीनों का सम जो है इसके बराबर है, तो इसमें से अगर मैं ये दोनों घटाऊंगा तो यही आएगा, तो सी माइनस ए प्लस डी, ये रहा, दैट्स इट। ये बताओ। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज पहले बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं वो चीज बताने से पहले, बट एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो एक आधी बार यूज हो जाती है। क्या? देखो जरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। बहुत ही सिंपल बात है। कैसे सिंपल बात है, एक बार इनको एक्सटेंड करो। मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये एंगल x है, कि x प्लस ए प्लस बी, इन तीनों का सम क्या होगा? आप बोलोगे 180 डिग्री। अगर मैं 180 में से x घटा दूं तो इन दोनों का सम आएगा? ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम। इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ए बी सी पे। तो आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल आएगा। इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होएगा। 180 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो इन दोनों का सम आएगा। सेम केस यहां पर है, ट्रायंगल डीसीई में से इन दोनों के अंदर x जोड़े तो भी 180 डिग्री, इन दोनों के अंदर x जोड़े तो भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। इसका मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर है। तो जब भी एग्जामिनर आपको ऐसा कुछ दे तो यानी कि अब रटने की बात नहीं है, मैंने आपको ये चीज समझा दी है, मैंने भी रटी नहीं है, बस एक बार मैंने इस चीज को ऐसे देख लिया, अब मेरे को याद ही रहेगी। और याद नहीं भी रहेगी तो कितना फर्क पड़ता है, एक्सटेंड करते ही आंसर आ जाएगा। ये चीज तो यहां पर अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भैया ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो 80 और 50 130, इन दोनों का सम भी 130 होना चाहिए, तो यानी कि 90 डिग्री है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ही जायज क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने इनको आगे मिला दिया, लेकिन अगर इनका मुंह ऐसे चौड़ा हो तो मैं बोलूंगा तो भी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो ये फिर यहां पर मिलेंगी, आगे नहीं मिलेंगे तो पीछे नहीं मिलेंगे। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे अगर ये पैरेलल हो तो, अगर ये कहीं पर ना मिले तो फिर तो आपने मेरी बात और आसान कर दी। अगर ये पैरेलल हो तो दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने बताया इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, इनको चाहे आप कितना भी टेढ़ा कर लो। और पीछे मिलेंगी तो भी देखो, अगर मान लो ये x है, ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन में हो गए ना, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये x है, इसके इन दोनों एंगल्स का सम कितना होएगा? 180 में से अगर मैं x को घटाऊंगा तो यहां पर कुछ ना कुछ बचेगा है, उसका सप्लीमेंट्री ये है, उसका सप्लीमेंट्री ये है, ठीक है। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि इन दोनों जगह पर क्या बचेगा, इन दोनों जगह पर बचेगा मेरे भैया, अगर मैं 180 डिग्री, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा लिखकर प्रूव नहीं करना चाहता, आपके दिमाग में प्रूव करना चाह रहा हूं। अगर मैं 180 डिग्री में से x को घटा दूं तो इन दोनों एंगल्स का सम आएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा। हाँ, अब यहां पर 180 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पर 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल को जोड़कर, इन दोनों एंगल को जोड़कर, तो इन चारों एंगल को जोड़कर क्या बन रहा है? 360। तो ये 180 में से मैंने x को घटाया, यहां पर इन दोनों का जोड़ जो आएगा, अगर मैं 180 में से x को घटाऊं तो यहां पर भी सेम जोड़ आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है ABC और ये भी एक ट्रायंगल है ADE। तो यहां पर जो जोड़ आएगा, अगर मैं उसको 360 में से घटाऊं तो इन दोनों की वैल्यू आएगी, यहां पर जो जोड़ आएगा वो सेम ही आएगा, 180 में से x को घटाएंगे ना, तो उसको 360 में से घटाऊं तो भी यही चीज आएगी। मैं बहुत ज्यादा लिख कर नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इस केस में भी। तो जब भी आपको ऐसी कोई फिगर दिखे ऐसी, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के बराबर है। अब उसको मैंने दो फिगर्स को यहाँ पर खुद ही मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है, ठीक है, दो फिगर्स को मैंने मिक्स कर दिया है, तो देखते हैं आप उनको देख पाओगे कि नहीं। ABC एंड क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, ट्रायंगल ABC and quadrilateral HDEF are given in the figure below. Find the value of angle CFH according to values given. तो देखो, इसको आप पहचान पाए? इन दोनों एंगल्स का जो सम है, आप इसको वैसे भी कर पाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो है 170, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो भी 170 ही होएगा, तो ये 70 तो ये 100 डिग्री होएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब एक और चीज को देखने की कोशिश करो। अब यहां पर आप एक डार्ट को देख पा रहे हो, डार्ट को, हरे रंग से जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं,
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल देख पा रहे हैं, अब तो हरे रंग से मैंने बना दी है। ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 1, 2, 3 इन तीनों के सम के बराबर होता है। तो 50 और 40 90, तो यहां पर 10 डिग्री आएगा ताकि ये 100 बन जाए, है ना। और इसी की वैल्यू उसने पूछी है CFH एग्जामिनर। नहीं, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है,